अब हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस बात को लेकर आगे बढ़ रहा है कि देश में अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं है। देश के अंदर अब एक ही लड़ाई होनी चाहिए, सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्से। फायदा किसका हो रहा है? जिसने अपनी बिरादरी को गोलबंद किया वो विधायक नहीं था, विधायक हो गया। वो सांसद नहीं था, सांसद हो गया। वो मंत्री नहीं था, मंत्री हो गया। मगर समाज का कुछ हुआ? कितने मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में ओबीसी और सेंटर में भी है, और डंका भी पीटा जा रहा है कि हमने इतने ओबीसी के मंत्री बना दिए, इतने ओबीसी के मंत्री बना दिए, इतने ओबीसी के मंत्री बना दिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ कुछ उसमें। अभी लेटेस्ट ग्राम पंचायत अधिकारी पदों की भर्ती निकली, ओबीसी को 27% भी नहीं दिया, 9.5% दिया। अभी कल पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उसको लेकर धरना प्रदर्शन, 15 तारीख को रैली प्रदर्शन करें। मगर जो इतने लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, रोक पा रहे हैं? वो रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। ज्यादा से ज्यादा हमारा वोट बना रहे इसलिए बयान दे देते हैं, ये गलत हो रहा है। पहले आग लगाने वाले की मदद करो, और जब घर में आग लग जाए तो बोलो आग लगा रहा है, बड़ा गलत काम कर रहा है। तो आग लगाने वाले को मजबूत कौन कर रहा है? आप सरकार में भी शामिल हो, सरकार में मिनिस्टर भी हो, और फिर सरकार आरक्षण खत्म कर रही है तो आप कहते हो नहीं बहुत गलत कर रही है, आरक्षण खत्म कर रही है। उसको मजबूत कौन कर रहा है? उसको ताकत कौन दे रहा है? आप ताकत भी दे रहे हो और आप ही कह रहे हो कि नहीं गलत भी हो रहा है। गलत करने वालों को मजबूत करने का भी काम कर रहे हो और फिर कह रहे हो गलत हो रहा है, ताकि आपके लोग आपको वोट कर दे रहे हैं। लेकिन अगर जाति जनगणना के आंकड़े आ जाए, ये मामला बंद हो। क्यों बंद हो जाए? पता चल जाएगा किसी ने किसी का हिस्सा नहीं खाया, सबका हिस्सा 3.5% ब्राह्मणों ने खाया। ये जाति जनगणना के आंकड़े आते ही प्रूफ हो जाए। वैसे भी बहुत सारे आंकड़े, हमारे ओबीसी के लोगों को ये चिंता और भी बहुत ज्यादा रही। मुसलमानों का देश पर कब्जा, बहुत चिंता की। मुझे एक दिन एक बजरंग दल का कार्यकर्ता मिल गया, कहने लगा पटेल जी देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। हमने कहा तो बहुत बड़ा खतरा है। तो हमने पूछा उसको 75 साल में कितने मुसलमान देश के प्रधानमंत्री बने? तो कहा जानकारी दिखा था। हमने कहा मैं कहूँगा नहीं बने तो तुम मानोगे नहीं, गूगल में सर्च करो। तो सर्च किया तो कहा एक भी नहीं। दिखवा दे। तो हमने कहा हम लोग कितने बन गए? मुसलमान नहीं बना तो हम बने। चौधरी चरण सिंह बने, कितना दिन रहे? देवगौड़ा बने, कितना दिन रहे? ना मुसलमान बना ना हम बने, और 75 साल से लड़ाई किस बात की हो रही? हमारी और मुसलमान की, हमारी और मुसलमान की, हमारी और मुसलमान की। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, तब से हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है, और उस लड़ाई में सबसे ज्यादा इस्तेमाल ओबीसी समाज के लोगों का हो रहा है। चलो छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों से लड़ते, औरंगजेब से लड़ते। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जीतते थे तो राज किसका आता था? छत्रपति शिवाजी महाराज। और जब औरंगजेब जीतता था तो राज किसका आता था? औरंगजेब का। किला उसके कब्जे में चला जाता था जो किला जीतता। अच्छा, ओबीसी और मुसलमान 75 साल से लड़ रहे हैं।
या तो हमारा राजा जाना चाहिए था या तो उसका राजा जाना चाहिए था। लड़ तो हम दो ही रहे, लेकिन 75 साल से देश में 3.5% के लोग या तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं या तो बनाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को 3.5% ब्राह्मणों ने प्रधानमंत्री बनाने का, वो तय कर रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री। हम वोट दे रहे हैं, हमारा इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में हो रहा है, और प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो तय कर। तो ये जो स्थिति है, अब तो इसका रिव्यू करो, अब तो इसकी समीक्षा करो। बहुत दिन हो गया, गंगा से बहुत पानी बह गया, अब तो समीक्षा करो। अरे दो आदमी लड़ रहे हैं, दोनों में से किसी एक को फायदा होना चाहिए, लेकिन फायदा तीसरे को हो रहा है। तीसरे को क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लड़ने वाले हैं, लड़ाने वाला तीसरा, और जो लड़ाने वाला है उसको फायदा है। इसलिए अब हम लोगों को तय करना पड़े, किसान क्यों आज इतना खराब स्थिति? क्योंकि 75 साल में किसानों को उनकी फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं। ये बहुत छोटा माई, मगर इसको भी जिसने बनाया होगा उसकी कीमत उसने ही रखा होगा कि ये मार्केट में आपको कितने में मिले। हम गाड़ी से आए तो गाड़ी जिसने बनाया उसने उसकी कीमत रखा कि मार्केट में कितने में मिले। आप साइकिल, मोटरसाइकिल, कार खरीदते हैं, जिसने बनाया उसने कीमत निर्धारित की। आप कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी जिसने बनाया उसने कीमत निर्धारित की। हर सामान जो आप मार्केट से खरीदते हो उसकी कीमत जिसने उसको बनाया उसको तय करने का अधिकार है। लेकिन हम किसान हैं, हम फसल पैदा करते हैं। 75 साल में हमारी फसल की कीमत निर्धारित करने का अधिकार हमको नहीं मिला। जब हम मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं पूछते हैं कितने में खरीदोगे, और जब हम खरीदने के लिए जाते हैं पूछते हैं कितने में बेचोगे। उल्टा काम नहीं चल रहा। 50 इस उल्टे काम के खिलाफ कौन लड़ेगा? लड़ेगा कैसे? जैसे लड़ना शुरू करेगा तैसे टीवी वाले कहना शुरू करेंगे, अरे हिंदू मुसलमान का बहुत बड़ा मामला है, भारत पाकिस्तान का बहुत बड़ा मामला है, काशी मथुरा कब्जा करना है, बहुत बड़ा मामला है। तो किसान खत्म हो गया, ओबीसी खत्म हो गया, तो किसान के साथ में कैसे? ओबीसी के साथ में कैसे? ओबीसी को उसका हक अधिकार कैसे मिलेगा? तो हमें अपने मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन खत्म हो जाए, और अभी खत्म होने के कगार पर है। खेती किसानी का भी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो। नौकरी पाने का ज्यादा लोगों के पास कोई चांस नहीं, क्योंकि मोदी जी ने कहा देश नहीं बिकने दूंगा। 14 में कहा था, अभी कह रहे हैं देश नहीं बचने दूंगा। एक एक चीज जब तक अडानी को नहीं दे दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब जब सब सरकारी चीज खत्म हो जाएगी, सरकारी नौकरी कहां से आएगी? यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोगों की इच्छा है कि उनके बेटा बेटी को सरकारी नौकरी मिले, मगर सरकारी बचेगा तब सरकारी नौकरी बचेगी, जब सरकारी नौकरी बचेगी तब सरकारी नौकरी मिलेगी। जब सरकारी विभाग ही नहीं बचेगा तो सरकारी नौकरी नहीं बचेगी, सरकारी नौकरी नहीं बचेगी तो आपके बेटा बेटी को सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी? आप सरकारी नौकरी मांगने लायक भी ना रह जाओ, इसलिए प्राइमरी में ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि बिना पढ़े ही पास हो जाओ। खिचड़ी खा के बच्चे घर चले आ रहे। तो ये आपकी आने वाली नस्लों की जड़ों में गर्म पानी डालने का कार्यक्रम चल रहा है, और आपको क्या उलझाया जा रहा है? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। आपकी अपनी जो समस्या है उसकी तरफ आपका ध्यान ना दीजिए। अब जब गिनती ही नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा कि ओबीसी में कितने लोग पक्के घर में रहते हैं, कितने लोग कच्चे घर में रहते हैं, कितने लोगों के पास घर नहीं है, कितने लोगों के पास जमीन नहीं है, कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है, कितना प्राइवेट नौकरी करते हैं, कितना सरकारी नौकरी करते हैं, कितना बिजनेस करते हैं, कितना छोटा बिजनेस करते हैं, कितना बड़ा बिजनेस करते हैं। विकास कैसे हो? विकास के लिए तो आंकड़े चाहिए ना, मगर वो आंकड़े कहां से? वो आंकड़े के लिए तो गिनती होनी चाहिए।
केवल सबका साथ सबका विकास नारा लगा देने से विकास हो जाएगा क्या? मगर हमारे लोगों का हो जाता है, क्योंकि हमारे लोगों को हल्दी दिखा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, देखकर ही पीले हो जाते। दूर से दिखा दो, दूर से हल्दी दिखा दो तो पीले हो जाते। तो सरकार ने दिखा दिया सबका साथ सबका विकास का हो गया। तो सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये सबका साथ है अडानी अंबानी का विकास है, बाकी सबका सत्यानाश, बाकी सबका सत्यानाश। तो इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। 75 साल में हमारी गिनती नहीं हुई, क्या हम पूछते हैं कभी? वो 9 साल के काम गिना रहे हैं, ओबीसी का उसमें एक भी काम नहीं। तो क्या हम कभी सवाल खड़ा करते? हमारी संख्या तो ज्यादा है, लेकिन हम अपने हक अधिकार को लेकर सवाल नहीं खड़ा करेंगे तो लोकतंत्र में जिसकी आवाज नहीं उठती है उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। लोकतंत्र में जो अपनी बात बोलता है उसी की समस्या का समाधान होता है। लेकिन हम पंडित की सुनते हैं, पंडित की बोलते हैं, तो शासक कौन बनेगा? पंडित की बनेगा। हम अपनी बात बोलना शुरू करें कि जाति आधारित जनगणना की जो बात करेगा उसके साथ, संख्या के अनुपात में हमको हिस्सा जो देगा उसके साथ रहे, निजीकरण में जो आरक्षण देगा उसके साथ रहे, किसानों को एमएसपी गारंटी जो देगा उसके साथ रहे। अगर हम अपनी बात करना शुरू करें तो संख्या हमारी ज्यादा है, किस पार्टी की हैसियत है कि वो अपने मैनिफेस्टो में हमारे मुद्दे नहीं रखे, लेकिन हमारे मुद्दे ही गायब रहते हैं। क्यों गायब रहते? क्योंकि हम अपनी बात करते ही, हम तो वो जो एजेंडा सेट करते हैं उसकी बात करते हैं, उसके झांसे में आ जाते हैं। तो इसलिए ओबीसी समाज के लोगों को समझने की जरूरत है, जागृत होने की जरूरत है और जागृत करने की जरूरत है। और मजबूत संगठन दिल्ली से लेकर गली तक, दिल्ली से लेकर गली तक ओबीसी का मजबूत संगठन खड़ा होना है। जब आपके पास मजबूत संगठन होगा तो आप सड़कों पर उतरकर बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर मजबूत संगठन नहीं होगा तो आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा हम लोगों ने ये परिवर्तन यात्रा शुरू किया हुआ है कि गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाया जाए, लोगों को समझाया जाए, बताया जाए 75 साल में हमारी गिनती नहीं हो रही, हमको हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है, अभी उसका कब्जा है पूरे लोग। हमें डर दिखाया जा रहा है कि मुसलमान कब्जा है, मगर हो किसका गया? मुसलमानों का डर दिखाते 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 3.5% ब्राह्मण जो गांव में पंच का चुनाव अपने वोट से नहीं जीत सकते, सरपंच का नहीं बोल रहा, जो पंच का चुनाव अपने वोट से नहीं जीत सकते, वो ब्राह्मण देश में प्रधानमंत्री बनाते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाते हैं। डर मुसलमानों का दिखाते, जैसे मुसलमानों का डर दिखाए, तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू, एससी भी हिंदू, एसटी भी हिंदू, ओबीसी भी हिंदू, ब्राह्मण भी हिंदू। कब तक? जब तक वोट लेना है तब। 3 जगह हम बहुत बड़े वाले हिंदू, अगर वोट देना है तो हम बहुत बढ़िया वाले हिंदू, हमारे जैसा कोई नहीं, क्योंकि हमारे वोट के बगैर 3.5% वाले बहुसंख्यक हो नहीं सकते। जब हम उनके पीछे खड़े होते हैं तब वो, जब 52 जुड़ता है तब वो बहुसंख्यक होते हैं, 52 के बगैर वो बहुसंख्यक नहीं हो सकते। तो हम बढ़िया वाले हिंदू हैं, हम उनको वोट देते। चंदा देना हो हम भी बढ़िया, और मुसलमान से लड़ना हो तब हम ही हिंदू हैं, तब वो हिंदू नहीं है। कहते पटेल जी आप ही जाओ, हम ऐसे ही 3.5% है, पता चलेगा कुछ ऊपर नीचे हो जाए लड़ाई में तो और दिक्कत पैदा हो जाएगी, तो वो भी इसी को ही आगे करके रखे। जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद का आंदोलन चल रहा है तो मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा है। मंडल कमीशन का फैसला आया 16 नवंबर 1992। क्या फैसला आया? 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिलेगा और 27% में क्रीमी लेयर लगाएगा। संख्या कितनी है? 52%। हमें मिलेगा कितना? 27%। क्यों मिलेगा?
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछो कि संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, तो कहीं नहीं लिखा है। लेकिन जबरदस्ती से हमको 27% पर रोक और फिर 27 में क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, उसके पास पैसा है, वो आरक्षण का लाभ नहीं पाएगा। जो नहीं पढ़ा सकता है वो ऐसे ही नहीं पाएगा, ऊपर से भी खत्म, नीचे से भी खत्म। इतना बड़ा धोखा ओबीसी के साथ। मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू हुई, बाकी लागू नहीं हुई। अगर ओबीसी ये बात जानता तो संसद भवन घेर लेता। ब्राह्मणों ने सोचा ओबीसी संसद भवन घेर लेगा तो बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। एसटी को पहले ही आरक्षण दिए हुए हैं, अगर 52% ओबीसी को दे दिए तो देश की नौकरियों पर हमारा कब्जा कैसे होगा। इसलिए इनको मिलना नहीं चाहिए। मिलना नहीं चाहिए तो इनका अगर विरोध करेंगे तो ये हमको वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे तो हमारी सरकार नहीं बनेगी, ये भी खतरा है। और अगर समर्थन करेंगे नौकरियों में इनको 52% देना पड़ेगा, ये भी खतरा है। समर्थन करेंगे तो खतरा है, विरोध करेंगे तो खतरा है। इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता कहा, ना समर्थन करेंगे ना विरोध करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर ओबीसी के गली मोहल्ले में आना शुरू और ओबीसी के लोगों को कहना शुरू कर दिए कि अयोध्या में जहां राम जी पैदा हुए वहां हम लोग राम जी का मंदिर बनाना चाहते हैं, मगर मुसलमान बनने नहीं देना चाहिए। चलो अयोध्या। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो जो ओबीसी के लोगों को दिल्ली संसद भवन घेरना चाहिए था अपने अधिकार के लिए, वो ओबीसी के लोग 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद घेर लिए और बाबरी मस्जिद गिर गई। अब हाथी जैसा शरीर है, जहां धक्का मारेंगे वहां तहस नहस तो होना ही है। इतनी बड़ी ताकत है 52-60% की, तो जहां ताकत लगाएंगे तो वहां तो तहस नहस होना है। लेकिन वही ताकत अगर संसद भवन पर घेराव में लगी होती तो 52% नौकरियां ओबीसी के बच्चों को मिल गई होती। लेकिन वो ताकत कहाँ लगी? अयोध्या में लगी। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवेश तोगड़िया, रितम्बरा, ऐसे पता नहीं कितने बड़े बड़े ओबीसी के नेता दिख रहे हैं एक भी जितने दिन नजर आ रहे हैं कहीं। आज तो मंदिर बन गया। अरे चलो, करोड़ों नौकरियां छोड़कर मंदिर बनाने का फैसला लिया ओबीसी समाज के लोगों ने। अरे मंदिर की लड़ाई लड़ी तो मंदिर में हिस्सा भी ले लेते। केवल लड़ाई लड़ने के लिए हम हिंदू हैं, हिस्सा लेने के लिए हिंदू नहीं है। केवल चंदा देने के लिए हिंदू है, हिस्सा लेने के लिए हिंदू नहीं है। अरे जब मंदिर की लड़ाई लड़ी, कल्याण सिंह जेल गए, विनय कटियार पर आज भी केस चल रहा है, उमा भारती की मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, तमाम मामला है। कल्याण सिंह की मुख्यमंत्री की कुर्सी गई। तो जब इतना लड़ाई लड़े तो मंदिर में हक भी ले लेते, मंदिर में अधिकार भी ले लेते। लेकिन जब मंदिर का ट्रस्ट बना, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, एक भी ओबीसी आदमी को मंदिर के ट्रस्ट में नहीं रखा गया। मैं काल्पनिक नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण लड़ा रहे हैं, हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रूफ के साथ, सबूत के साथ कह रहा हूं कि मंडल कमीशन की लड़ाई को दबाने के लिए, आपके बच्चों को करोड़ों नौकरियां ना मिले इसको दबाने के लिए बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मसला खड़ा किया गया और लड़ाई ओबीसी के लोगों ने लड़ी और ट्रस्ट बन रहा है, बन गया। एक भी ओबीसी को नहीं रखा। क्या पता है हमारे? तो लड़ाई के लिए हम हिंदू हैं, मलाई के लिए केवल ब्राह्मण हिंदू हैं। लड़ाई के लिए हम हिंदू हैं, लेकिन जब हक हिस्से की बात आएगी तो केवल ब्राह्मण हिंदू है, चाहे शासन में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे नौकरियों में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे मंदिर में हो। अगर ये देश में चल रहा है तो क्या ये सही चल रहा है? और अगर ये सही नहीं चल रहा है तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी? तो इसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। बहुत लड़ाई हो गई मंदिर मस्जिद, बहुत लड़ाई हो गई धर्म के नाम पर, हमारा सत्यानाश हो गया।
इसलिए अब हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस बात को लेकर आगे बढ़ रहा है कि देश में अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं है। देश के अंदर अब एक ही लड़ाई होनी चाहिए, सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्से। एक ही लड़ाई देश में, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा देश में मिलना चाहिए। आज की तारीख में अगर गिनती हो तो ओबीसी 60 से 65% देश में है। अगर ओबीसी 60 से 65% देश में है तो इस देश में चाहे राजनीति हो, चाहे इस देश में नौकरियों का मामला हो, चाहे कल कारखाने उद्योग धंधों का मामला हो, चाहे जगह जमीन का मामला हो, हर क्षेत्र में जितनी हमारी संख्या है उतना हिस्सा मिलना चाहिए। और हम लोग किसान लोग हैं, दूसरे का हक तो खाते नहीं है। हम लोग छोटे छोटे जब अनाज बेचा जाता था घर से तो पहले बाबा जी लोग तौल देते थे अनाज और फिर उसके बाद और देते थे ऊपर से, पहले तौल कर दे देते थे, फिर कहते थे भाई कम ना रहे थोड़ा और ले। तो हम लोग तो किसान के बच्चे हैं, तो दूसरे का हक खाने से तो हमारा कोई संबंध है नहीं, तो किसी का हक हम खाना नहीं चाहते। हमारा ये कहना है इंसाफ होना चाहिए, सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा देश में मिलना चाहिए, उसको उतना हक अधिकार मिलना चाहिए। ब्राह्मण 3.5 है तो उनको भी 3.5 मिले, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमारे अधिकार पर कोई कब्जा करके बैठा रहेगा तो अब ये भी हमें बर्दाश्त है। हम दूसरे के हक पर कब्जा नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे हक पर कोई कब्जा करके रखेगा तो ये भी अब हमें बर्दाश्त नहीं है। और हमारी जितनी ताकत है उतनी ताकत के साथ उसका विरोध करेंगे, उसके विरोध में लड़ाई लड़ने का काम करें। अभी जैसे पंचायत अधिकारी में 9.5%, अरे 27 तो कानूनी है, चाहिए तो हमको 52, मगर 27 तो कानूनी है, 27 नहीं दे रही है योगी सरकार। और हमको क्या कहा गया था 17 के पहले, क्या कहा गया था? अरे सब नौकरी यादव ले गए, पटेल जी, कुशवाहा जी, मौर्य जी, सेठ जी, सब ले गए यादव। अरे हमारी सरकार बनाओ, सब तो तुम्हें ही मिलेगा। मिल रहा है, अरे नौकरी ही खत्म हो गई, मिलेगी कहाँ से? तो समझना पड़ेगा इन बातों को और समझ करके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इन तमाम बातों के लिए जागृत करने के लिए आज से हम लोग ये परिवर्तन यात्रा वाराणसी से शुरू कर रहे हैं। वाराणसी बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। तथागत बुद्ध ने सबसे पहला संदेश यही दिया सारनाथ में, पूरी देश और दुनिया में ये संदेश पहुंच गया। तो आज हम लोग ओबीसी की यात्रा यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो हम भी ऐसा मानते हैं कि इस ऐतिहासिक स्थल से शुरू कर रहे हैं कि जल्दी ये आंदोलन पूरे देश भर में बहुत मजबूती के साथ में खड़ा होगा। इस आशा और विश्वास के साथ यहाँ से हम लोग यात्रा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज 1 जून है। 1 जून जो है ये ज्योतिबा फूले ने जो गुलामगिरी नाम की किताब लिखी थी उसके प्रकाशन का दिन है। गुलामगिरी हर ओबीसी को जरूर पढ़ना चाहिए। आधुनिक भारत में सबसे पहले शूद्रों और अतिशूद्रों के हक अधिकार की लड़ाई अगर किसी ने शुरू किया तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने शुरू किया। जब हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तब उन्होंने स्कूल खोले। जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था तब उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाकर महिलाओं को पढ़ाने के काम पर लगाया। तो ज्योतिबा फूले ने जो गुलामगिरी लिखी हुई है उसको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर ओबीसी को पढ़ना चाहिए, तो उसे पता चलेगा।